अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा ढार। आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया। अदालत ने भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 250 से जायद अफराद को कत्ल करने के इस मुकदमे में रहमान भोला ओला और जुबैर चरिया को 264 मरतबा उम्र कैद और 264 मरतबा सजाए मौत देने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में 4 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जिनमें MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हुसैन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जाँ भग अफराद के वरसा को 2-2 लाख रुपए देने का हुक्म भी दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी, हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम के खिलाफ इस्तगासा जुर्म साबित ना कर सके। मफरूर मुल्जिमान सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जबकि आज के फैसले के बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित होता है कि केस से MQM का ताल्लुक नहीं था, जबकि मज़कूरा फैक्ट्री अली एंटरप्राइज के मालिकान ने दुबई से वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड कराए गए बयान में MQM की जानिब से 25 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने की तस्दीक की थी। दिसंबर 2016 में बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलविस एक मुल्जिम रहमान अली उर्फ भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। अब्दुल रहमान भोला ने अपने बयान में एतराफ़ किया था कि उसने हम्माद सिद्दीकी के कहने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई, जबकि हम्माद सिद्दीकी ने एक लंबे अरसे तक MQM की कराची कमेटी पर काम कर चुका है। आज के इस फैसले को बहुत से मुतासरीन अधूरा इंसाफ समझ रहे हैं। उनके ख्याल में फैक्ट्री के मालिकान भी इस जुर्म में बराबर के शरीक है, ये निज़ाम भी बराबर का शरीक है, हमारे हुक्मरान भी बराबर का शरीक है। हमारा आज का सवाल ये कि 8 बरस बीत जाने के बाद बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला मंजरनामे पर आ ही गया। 250 से जायद लोग जिंदा जल गए, बल्कि 250 खानदान उजड़ गए। इसे ज़माने की सितम ज़रीफ़ी कहें या फैक्ट्री मजदूरों की गुर्बत और बेबसी पर उंगली उठाएं, जो चाहे मतलब निकाल लें, मगर यह निज़ाम शायद यूं ही चलता रहेगा। आज पूरा पाकिस्तान एक बार फिर दुखी है, गम में शिकार है, गम में है। आज के होने वाले इस फैसले पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया फारूक सत्तार साहब ने। फारूक सत्तार साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? मैं इस यकीन के साथ कि जो मुकदमे की समाअत हुई 170 तवील समातें हुई, तो मुझे यकीन है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए होंगे और मुझे यकीन है कि ठोस सबूत और शवाहिद की रोशनी में ये फैसला दिया गया है। इसलिए मैं इसी यकीन पर मैं भी इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि ये सारी चीजें इस पूरे मुकदमे की कार्रवाई में हुई होगी, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर यानी जो मुतासरीन की लवाहिकीन की अक्सरियत है, उन्होंने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। ये तो मुकदमा हो गया और इसका एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये कि अगर तफसीली फैसले में ये बात भी आती है कि ये 2 मेन MQM के कारकुनान ही नहीं बल्कि इनके ऊपर भी किसी ने इनको ये कहने के लिए, ये करने के लिए कहा था, तो बेशक वो तहकीकात भी हो और ये भी मालूम हो कि इनके अलावा भी कोई है या नहीं है। लेकिन जब तक ये मालूम नहीं होता और ये बात आगे नहीं बढ़ती, तो वो कि मेरा ताल्लुक उस तरह से MQM से नहीं, लेकिन फिर भी मैं MQM मुखालिफिन से ये गुजारिश करूंगा। फारूक साहब, आपने ये कहा कि मुतासरीन जो हैं उनकी अक्सरियत इस फैसले से मुतमईन है। जिनसे हमारी बात हुई, जिन रिपोर्टर से हमारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में जिनकी उन मुतासरीन के लवाहिकीन से बात हुई, हमें अक्सरियत नाखुश लगी इस फैसले से। उन्होंने कहा कि जी अधूरा इंसाफ है इसको, बल्कि BBC ने भी आज रिपोर्ट किया। आपने इन लवाहिकीन के लिए क्या किया? मामूजा वोट मिल जाए ना तो एक बड़ी तसल्ली हो जाएगी गरीबों की, मजलूमों की, जिनका दुनिया में क्या सहारा है। और अगर कोई और भी इन्वॉल्व है तो तहकीकात आगे होनी चाहिए। अगर तफसीली जजमेंट देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी और का नाम आया, किसी और के वारंट निकले, या इन दोनों ने क्या इकरार किया, इन दोनों को किसी ने ऊपर से हुक्म दिया था, और तो ये सारी बातें जो ये भी क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए बेचारे वो गरीब तो जाहिर यही कहेंगे कि उनको अगर ये शक है कि ये इन 2 के अलावा भी कोई है, तो कोई आगे तहकीकात होती है तो उसमें कुछ मुतासरीन से भी बुला के उनकी भी राय पूछी जाए और उनका किस पे शक जाता है उनसे भी पूछा जाए। तो मेरे ख्याल में मैं तो सारी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो भी अमल होता है मैं उसके हक में हूँ कि
इंसाफ के तकाजे पूरे हो। मैं ये भी बड़ी फराग दिली से बात करूंगा कि MQM को भी उस जमाने में भी और उसके बाद भी एक तहकीकात करनी चाहिए थी सियासी और अखलाकी तौर पे, और खुद भी देखना चाहिए था कि भाई ये इतना बड़ा इल्जाम जो लग रहा है पार्टी के 2 कारकुनों पे या उससे ज्यादा कारकुनों पे, तो क्या ये वाकई में है? क्योंकि मुझे भी पार्टी के जो तंजीमी लोग थे वो यही बताते कि ये कत्ले अमद नहीं है बल्कि ये हादसा है। और जाहिर है कि मेरे पास कोई टूल नहीं था कि मैं पार्टी में कोई मुकदमा चला के मैं फैसला करूं या कोई और साथी फैसला करे कि भाई ये MQM के कारकुनों में भी लोग ऐसे हैं जो इतने बेहिस हो सकते हैं कि जिंदा लोगों को जला दें। मेरा तो दिल दहल जाता है, या किसी को भी आप कहेंगे ये इंसानी अमल नजर। ये देखिए फारूक साहब, बहुत ही गमगीन दुख भरा ये वाक़या है, ये सान्या है, इसको कई साल बीत गए। आपने एज ए पार्टी, आप उस वक़्त बराजमान थे, आप पाकिस्तान से जो मामलात MQM के चला रहे थे, एक गुमान ये था, बल्कि हमें शायद यकीन ये था कि आप ही हैं जो चला रहे हैं। जो कायद आपके बरतानिया में बैठे हैं शायद वो डमी हैं, आप हैं जो इसको चलाने वाले हैं। आपने विद इन द पार्टी, आप उस वक्त मौजूद थे, आप पे इल्ज़ाम था, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम था, आपने कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का कोई अमल शुरू किया, आपने कोई एक्शन लिया, क्या किया आपने? आप अगर मुकम्मल इंसाफ की बात करेंगे तो मैं यहाँ तक नहीं रुक रहा, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर MQM ने उस वक्त इन सारी बातों को खुद अपनी शफाफ और आजादाना तहकीकात नहीं और उसमें कोई ना कोई रुकावट बना, तो फिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये कि MQM हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और ENP हुकूमत में थी, तो ये तीनों पार्टियां इतनी मजबूत थी कि इतने संगीन सानहे पर, और इदारे भी इतने मजबूत थे उस वक्त के सारे इदारे तहकीकात, और अदालतें भी कि हाई कोर्ट का जस्टिस कह रहा है कि ये हादसा है। तो ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या सियासी हुकूमतों का और हुकूमत में शामिल जमातों का इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है कि एक कत्ले अमद के वाक़े को, सफाकी वाले वाक़े को वो मैनिपुलेट करके जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस से उसे हादसा करार दिलवा दे। ये भी बड़ी संगीन सूरत हाल है। मैं तो तैयार हूँ कि इस बात पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि जस्टिस कुर्बान अलवी क्यों कर मजबूर है, उनके सामने वो हक़ाइक़ क्यों नहीं लाए गए, पुलिस और दीगर इदारों ने क्यों ताउन नहीं किया, और क्यों नहीं, तो क्या वो हुकूमतों की इतने ताबे होती हैं कोई भी जो हमारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां? तो ये बहुत सारे सवालात उठते हैं इस मुकदमे के आज के फैसले के बाद। यकीनन सवालात बहुत सारे उठते हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब, उनमें एक सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि आप उस गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, ये आपके दौर में हुआ, पुलिस, जजेस, वकला, बहुत सारे लोग इस केस को सुनने से इनकारी थे। वो कहते हैं कि हमने इसको नहीं सुनना, हमें ख़तरात हैं। MQM इसमें पार्टी है। MQM क्या कोई माफिया थी? कोई माफिया आप लोग रन करते थे? यही मैं गलतफहमी दूर कर रहा हूँ। हालांकि मैं देखिए आज MQM तो उस तरह से हिस्सा नहीं है कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर पार्टी के अंदर लोग पार्टी की ताकत और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और अपने ही लोगों पर जबरदस्ती करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जब मेरे इल्म में आते थे तो मैंने तंजीम से खास तौर पे अपना इख्तियार लेके, जबकि मैं तंजीमी मामला नहीं थे, लेकिन मैंने कोई 300 से 500 कारकुनों को पार्टी से बेदखल किया। उनकी कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मियां जो नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी हो या किसी तरह के जराइम में वो शामिल रहो, तो फिर वो सारे नाम तहकीकाती इदारों और पुलिस वालों को भी भेजे। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी जिस हद तक मैं कर सकता था मैंने पूरी की। अच्छा, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी एक अच्छे नजर, मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, एक 28 साल की उम्र में एक ट्यूशन पढ़ाने वाला मेयर बन गया, मैं ट्यूशन पढ़ा के डॉक्टरी की मैं मेयर बन गया, तो आप उस पूरे नजरिए को और अमल को कैसे गलत कह सकते हैं? पूरी पार्टी को वहां के लाखों कारकुनों की दिल आजारी होती है जब MQM को माफिया कहा जाए। मैं आज भी जिस MQM से अलग हूँ तो उस MQM के चंद वडेरों को सारी खराबी और बिगाड़ का जिम्मेदार करार देता हूँ। सारे कारकुनों को नहीं, जो आम वर्कर हैं उनको नहीं, बल्कि चंद लोग ये करते हैं तो उनकी जरूर अकाउंटेबिलिटी भी और गिरफ्त भी होनी चाहिए। और अगर वो पार्टी के ही करता धरता है तो फिर स्टेट को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, रियासत को, कानून को। मैं इसके हक में हूँ कि साफ सुथरी MQM कायम होनी चाहिए, पढ़ी लिखी,
नजरियाती जैसे 84 में के बाद में जाके कहीं इस पर खराब लोग आ गए या खराब हो गए और उन्होंने इस तरह का अमल शुरू कर दिया। फारूक साहब देखिए मेरी बात सुने, पूरी पार्टी को मलाइन करना, पूरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाना, पूरी पार्टी के बारे में ये कहना कि वो माफिया है, यकीनन ये तासुर गलत है। हमारा सवाल ये है, मैं क्वेश्चन ये आपसे कर रहा हूँ, मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूँ कि आप उस वक्त पार्टी को हेड कर रहे थे, पाकिस्तान से आप उसको लीड कर रहे थे, आप उसको चला रहे थे, आपने एक्शन लिया, आपने कारकुनान को निकाला, आपने एजेंसीज को, पुलिस को उनके नाम दिए, उनकी हवालगी की, आप पे बहुत सारी एथिकल बाइंडिंग्स थी, आप खुद वहाँ मौजूद थे, आप तब भी पार्टी को रन कर रहे थे। आपने हो सकता है कि खाना पूरी की हो और खाना पूरी करके आप साइड पे हो गए हों, आपने खुद आकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने अपने आप को खुद क्यों सरेंडर नहीं किया बीइंग ए हेड ऑफ द पार्टी? आपकी पार्टी पे एलिगेशन है, जब तक उसका फैसला ना था, आज उसका फैसला आया है, तब आप अपनी पार्टी को ओन करते और उसको चलाते। खैर उसके बाद मामला बहुत बिगड़ गए, आपने तब कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? खुद क्यों नहीं आप पीछे हटे? मैं ये समझता हूँ कि मुझे जहाँ जहाँ यकीन हुआ कि एनपीएम के लोग बिगाड़ और खराबियों या किसी तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, तो मैंने सख्ती से अपने जो भी मेरा असर और रुसूख था उसको इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को पार्टी से फारिग किया या करवाया। अच्छा, इस वाकये की भी मैंने अपने कई तहकीकात और मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं इस वाकये के कुछ माह के बाद अमेरिका गया, वहाँ मेरे 2 कारकुनान ने भाईला ब्रदर्स से मेरी मुलाकात की जो फैक्ट्री मालिकान है, और मैंने उनसे कहा कि मुझ पर भरोसा करें और मुझे हकायक बताएं कि क्या आपसे 20 करोड़ का भत्ता हमाद सिद्दीकी या रहमान भोला या किसी ने मांगे या माजिद बेग ने? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आप हमारी इतनी मदद करें कि हम पर जो FIR है ये गलत है, हमने जमानत तो करारी लाड़काना कराची से नहीं हुई और ये हो सकता है कि आपके लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हमारे खिलाफ FIR कटवा दी। तो मैंने कहा मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन आपकी जमानत में कुछ लोगों ने, आपकी एनपीएम के और पीपल्स पार्टी के दोनों ने आपकी मदद की, जो जायज बात थी, आपका हक था। फारूक साहब, ये भी मुमकिन है कि जो भाईला ब्रदर है जिनके पास आप गए, आपने जाके मुलाकात की, आपने उनको ये कहा कि जी कोई आपसे डिमांड कर रहा है तो आप मुझे उसका नाम बताएं, हो सकता है वो आपसे डर गए हो, आप तो पार्टी के कायद थे उस वक्त, आप यहाँ पे बैठे पाकिस्तान के अंदर सारे इंतजामात संभाल रहे थे। नहीं, उन्हें पाकिस्तान में खतरा होगा जो मुझे लगता है, अमेरिका में उनको खतरा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में उन्होंने मुझे क्यों एतमाद में नहीं लिया और मुझसे सारी बातें क्यों शेयर नहीं की, तो मैं उसी वक्त ज्यादा बेहतर तौर पर पार्टी के अंदर इस मामले को सेटल करा था और अखलाकी और सियासी तौर पर एमपीएम खुद ऐसे कारकुनान को जिन्होंने इस वाक़े का इर्तिकाब किया उन्हें एक्सपोज करती, ये एमपीएम का फर्ज बनता था। लेकिन मुझे अमेरिका में भी मुझे भाईला ब्रदर्स ने इस वाक़े के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की जो उन्होंने बाद में अदालत के सामने बयान दिया, जो वीडियो बयान था उनका, वहां से लाइव वीडियो बयान दे दिया उन्होंने दुबई। फारूक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप बतौर सियासी कारकुन, आप बतौर लीडर ऑफ MQM उस वक्त के, आप आज के इस फैसले को आप ठीक समझते हैं? आपके इस सवाल से तो मुझे लग रहा है कि आप भी और आपका ये जो प्रोडक्शन है वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। देखिए ना, मैं तो इस फैसले की रोशनी, अगर ऐसा होता 170 तवील समातें, CIT उसकी रिपोर्ट, ठोस सबूत और शवाहिद, इंसाफ के तकाजे दावा किया जा रहा है पूरे किए गए हैं, इंसाफ हुआ है, तो उसके बाद अगर भाईला ब्रदर्स ने इंटरव्यू दिया दुबई से तो उनसे ये पूछ नहीं की गई कि भाई आपके खिलाफ तहकीकात क्यों ना की जाए, हम एक टीम भेज रहे हैं CIT की, वो आपको भी पूछेगी क्योंकि आपने दरवाजे कैसे बंद कर लिए, खोले नहीं, आपका जो भी, तो इसका मतलब ये सारी हुज्जत जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये CIT की इंक्वायरी में या अदालत की जो अदालती अमल था उसमें सारी हुज्जतें मुझे लगता है कि पूरी की गई। मैंने 170 समातें सुनी नहीं है, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब उन 170 समातों में है, इसीलिए मैं सॉफ्ट कॉर्नर को मुजाहरा कर रहा हूँ भाईला ब्रदर्स पे, लेकिन मेरी उनसे शदीद शिकवा भी है। फिर उन्होंने मेरे साथ ये सारी चीजें जो बाद में उन्होंने दुबई से बयान दिया, अमेरिका में भी वो सेफ थे, दुबई में भी सेफ थे, पाकिस्तान में उन्हें शायद किसी से खतरा हो सकता है, तो उन्होंने मुझसे वहां क्यों नहीं शेयर किया
ये सारी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सईद गनी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज के होने वाले इस फैसले को, जिसमें 2 लोगों को सजाए मौत 264 मरतबा दी गई सानिया बल्दिया फैक्ट्री के केस के हवाले से, जबकि 4 को बरी कर दिया गया, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं एक्चुअली कल से ट्रेवल कर रहा हूँ और अभी भी ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, मैं ये समझता हूँ जब मैं फैसला पढ़ भी लूंगा, इसमें हुकूमत सिंध को भी मैं ये सजेस्ट ही करूंगा कि हमें अपील में जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो 260 बेगुनाह मजदूर इस साने में जहाँ वक्त हुए हैं, ये इंसाफ काफी नहीं है। ये सिर्फ 2 अफराद जो शायद आग लगाने वाले थे उनको सजा दे दी जाए, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने सारा ये प्लान किया, जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ, उनको जो है वो इसमें से कोई क्लीन चिट मिल जाए। तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है फैसला, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसमें अपील में जाने की जरूरत हमें जरूर पड़ेगी। अच्छा गनी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात थी उस वक्त, MQM आपके एलाए थे, आपने इस सारी सूरत हाल में एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कौन से ऐसे एक्शंस लिए जिसकी आज मिसाल हम सब दे रहे हो? देखिए, इस सारे वाक़े को अगर आपको याद हो तो जिनके साथ ये वाक़या हुआ था, जिनकी ये फैक्ट्री थी, उनके खिलाफ ही उस वक्त एक FIR करवाई गई, और उस वक्त जो मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज के रऊफ सिद्दीकी, उनके जरिए उन पर दबाव डाला गया और वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए। और उसके बाद वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थे, सामने आने को तैयार नहीं थे। अब जाहिर है कि जिनसे पैसे मांगे गए थे, जिनके पास कुछ शहादतें मौजूद थी, वो जब खुद यहाँ मौजूद थे, तो इस केस को आगे परसू करना जरा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो कुछ भी इस केस में हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ, लेकिन ताखीर इसमें जरूर हुई। शुरू में चूंकि MQM के साथ हुकूमत में इत्तेहादी भी रही, लेकिन जब इत्तेहादी नहीं भी थे तब भी कराची में MQM का अपना एक असर और रसूख और वो निज़ाम जो था, उसके आप यकीनन उससे लायल नहीं होंगे, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और जो लोग इसमें विक्टिम थे या जो मालिकान थे, उनको सामने आने से वो रोकते रहे। उनको वो रोकते रहे। गनी साहब देखें, 250 से ज़ायद लोगों की अमवात हो गई, जिंदा जल गए, बल्कि 250 से ज़ायद ख़ानदान उजड़ गए, बर्बाद हो गए। इस वाक़े में किसी की कोई सेकंड थॉट ओपिनियन नहीं है कि कितना हौलनाक खौफनाक वाक़या था, कि आज उसको डिस्कस करते हुए जो है वो हम सब कांप उठते हैं। आप ये देखिए कि उसके फैक्ट्री के मालिकान उठते हैं, दुबई चले जाते हैं, दुबई से हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ले आते हैं। हमने आया कोई ऐसी, आपने पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऐसी कौन सी कोशिशें की जिसमें आप उनको यहाँ पर ला सकते हैं? हम उज़ैर बलोच को यहाँ पर ला सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए, आप उनको लाते हैं जिनके खिलाफ सजाएं हो जाती हैं, सजा याफ्ता क्रिमिनल होते हैं, वो आ जाते हैं। जो फैक्ट्री मालिकान थे वो सजा याफ्ता कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो खौफ के मारे उनको डरा कर धमका कर इस मुल्क से बाहर भेजा गया, उसमें MQM पीछे थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इस वाक़े पे कमीशन बनाया, लेकिन अब अगर कमीशन के सामने वो लोग नहीं आ रहे थे जिनके साथ ये वाक़या हुआ था, जो मैं समझता हूँ कि सबसे मजबूत गवाह बन सकते थे, जो बात कर सकते थे, लेकिन MQM का टेरर इतना था 2016-17 तक कि लोग जुर्रत ही नहीं करते थे, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा बनवाए गए, सारे कुछ किया गया, उनसे और पैसे बटोरे गए, वो ऑफिशियली तो नहीं हुए थे ना। तो गनी साहब, वो आपके एलाए थे, अब कभी उसको सेहत की मिनिस्ट्री उनको मिल रही थी, तो कभी एक मेरी गुजारिश है, अलाई से तो खुदा न खासा हमने तो उनको नहीं कहा था ये जाके काम करो। जब ये चीजें हुई तो हमने तो मजम्मत की, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, हमने कमीशन बनाया, और हम हमेशा उन मजदूरों के साथ खड़े रहे, और हम उन लवाकिन के साथ खड़े रहे जिनके साथ ये जुल्म हुआ था। हमने कभी भी इस इशू पर MQM को कोई सपोर्ट फराहम नहीं किए। अब वो तो आज MQM जो बातें कर रही है उसको जरा सुने, वो क्या कह रहे हैं। MQM वाले तो ये कह रहे हैं कि जी ये हम मुतमईन है इस फैसले से, इससे साबित हो गया कि MQM इसका हिस्सा नहीं, जबकि जो हकीकत है वो तो देखें, जो भोला साहब थे वो इनके सेक्टर इंचार्ज थे, जो हमाद सिद्दीकी हैं जिनके मुताबिक शायद अभी तक मुझे पता चला कि कोई खास उनके फैसले का जिक्र नहीं है, लेकिन वो तंजीमी कमेटी के सरबराह थे, जो MQM के निज़ाम को समझते थे, जिस तरह वो पार्टी चलती थी उसमें तंजीमी कमेटी का सरबराह और उस इलाके का सेक्टर इंचार्ज, ये मुमकिन नहीं है कि ये दोनों अफराद MQM की मर्जी के बगैर कोई ऐसा काम कर सके। MQM ने शहर के ऊपर अगर अपना कंट्रोल रखा है तो इन्हीं सेक्टर इंचार्जेस और यूनिट इंचार्जेस के जरिए और इस तंजीमी कमेटी के जरिए रखा है। तो वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, और आज MQM कह रही है कि हमारा उनसे ताल्लुक कोई नहीं है।
तो ये बहरहाल जो इस शहर में हुआ है वो सबको पता है, इनकी जो मर्जी आज कहती रहे, इस शहर में रहने वाले एक फर्द को पता है। अगर कोई साफी कहीं भी बैठा हो लेकिन कराची में उसकी नजर है, एमक्यू की माजी की कार्रवाइयों से वो सारे वाकुफ हैं। तो एमक्यू जो भी कहती रहे, ये कोई एक वाकया नहीं था, इस किस्म के सैकड़ों वाकयात आपको कराची में मिलेंगे। ये तो खैर बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसे आपको दहशतगर्दी के सैकड़ों वाकयात मिलेंगे जिसके पीछे एमक्यू हाथ था। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के आने वाले फैसले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है साजिद महबूब साहब ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एक लंबे अरसे तक इस केस को प्लीड करते रहे हैं, इसकी निटी ग्रिटीज़ के बारे में, इसकी तफसीलात के बारे में मुकम्मल आगाही रखते हैं। आपसे सवाल मेरा साजिद साहब ये है, पहला कि आप एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस फैसले को कैसा देखते हैं, और इस सारे अरसे में जो प्रोसीडिंग, जो प्लीडिंग और जो बहस व मुबासा बयानात विटनेसेस हुए, इस सारे पे आप हमें और लोगों को कुछ ब्रीफ कीजिएगा, आगाह कीजिएगा कि क्या कमरा अदालत में होता रहा। जी, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि 2015 में ये मैंने इस केस को मुझे असाइन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और 2015 से इसको मैं परस्यू कर रहा हूँ। अब इस दौरान ये था कि जो इसमें मैं बहस कर रहा था कि जितनी JIT की फाइंडिंग्स आई, उन JIT की फाइंडिंग्स के मुताबिक अदालत ने इन जो मुल्ज़मान थे इन पे चार्ज फ्रेम किया। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द पाकिस्तान पीनल कोड एंड एंटी टेररिज्म एक्ट थी, उसके मुताबिक ये मैक्सिमम पनिशमेंट दो मुल्ज़मान को जो प्रिंसिपल अक्यूज थे और अकम्पलिसी के तौर पर 4 जो चौकीदार थे उनको मैक्सिमम पनिशमेंट कोर्ट ने दे दी। अब इससे ज्यादा पनिशमेंट लॉ में प्रोवाइडेड है ही नहीं। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमने ये एस्टेब्लिश किया, अदरवाइज ये पहले आ रहा था ये 259 थे, लेकिन जब हमने इसको पेरूज किया, तमाम इसको थॉरोली किया, तो ये 264 डेड बॉडीज थी, जिनमें से 240 आइडेंटिफाइड है और 23 जो है 23 ये अनआइडेंटिफाइड है, और एक जो मोबाइल फोन था उसको हमने डेड बॉडी कंसिडर किया। तकरीबन 64 लोग जो है ना इसमें उनकी जान गई थी। तो इसमें यह था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लॉ थी ना, दैट हैज बीन अनाउंस्ड टुडे बाय द ट्रायल कोर्ट। आप इससे सेटिस्फाइड हैं जजमेंट से? Yes, to the extent of the principal accused, जो 2 principal accused है, रहमान भोला और जुबैर चरिया, मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड थी जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, एक्सटॉर्शन की, ये तमाम की तमाम पनिशमेंट जो है ना वो फुल कोर्ट ने उनको आज वो अनाउंस की है। इससे ज्यादा पनिशमेंट साहब के इससे ज्यादा पनिशमेंट हो नहीं सकती थी। सजाए मौत उनको 264 मरतबा फी बंदा उन्होंने जी कर दी। ये हमने देख लिया, हमने समझ लिया, और आप भी इससे सेटिस्फाइड हैं। अदर देन दीज 2 पीपल, इन 2 लोगों के अलावा आपके ख्याल से जो लोग जिनकी ज़मानतें हुई या जो लोग इस केस का बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा थे, हैं या रहे, आपके ख्याल से उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो ठीक हुआ, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? प्रोसीडिंग, कोर्ट हेयरिंग जितनी भी हुई वो ऐसे ही हुई जैसे आपके ख्याल से होनी चाहिए थी? इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें जो चौकीदार थे उनको भी फुल सजा हुई, अबैटमेंट में उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनको 27 लाख ये समथिंग जो दियत की रकम है वो भी उनको अदा करना पड़ेगी। वो दियत की रकम बनती है 27,70,353 रुपए, ठीक है, ये उनको अदा करना पड़ेगी। हाँ, जब तक दूसरा आपका जो बनता है कि वो जो अली हसन कादरी, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और इकबाल अदीब खानम और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, इनकी हद तक ये था कि अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की हद तक हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं कलेक्ट की। JIT ने अब्दुल रऊफ सिद्दीकी का नाम किसी जगह पे मेंशन नहीं किया। सब्सिक्वेंटली जब अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि इनके खिलाफ सबूत और शहादात जो है ना
वो काफी नहीं है, चुनाचे इनको चालान नहीं किया। अब जहां तक तल्लुक है, अली हसन कादरी ने पहले इस केस में शामिल हुआ, उसके बाद बरूने मुल्क भाग गया, उसके बाद वापस नहीं आया। अब उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और इकबाल अदीब खानम, इनका मेन अकरेंस के साथ कोई तल्लुक वास्ता साबित नहीं हुआ। इनके ऊपर इल्जाम जो जेट ने लगाया था वो था पोस्ट इंसिडेंट एक्सटॉर्शन, यानी वकूए के तकरीबन 1 साल के बाद ये एक्सटॉर्शन लिया गया। अब देखिए, कोर्ट ने इस हद तक मैं ये समझता हूँ, अभी इसको आज अभी फैसला मिला है, इसको अब ये हमारी टीम, लीगल टीम बैठेगी, इसके ऊपर हम गौर करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर कोई अपील बनती हुई तो अपील करेंगे, अगर रिवीजन बनती हुई तो रिवीजन फाइल करेंगे हाई कोर्ट्स में। लेकिन अभी तक वो जजमेंट मैंने कंप्लीट अभी देखा नहीं है, आज अभी मिला है हमें 247 सफ़े की जजमेंट है, वो पढ़ेंगे सारा, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। लेकिन प्रामा फिशाई बादी नजर में अर्ज कर रहा था कि इसमें बादी नजर में जो पोस्ट इंसिडेंट एक्सटॉर्शन है ना, उसका मेन अकरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो 3 बंदे थे पोस्ट इंसिडेंट एक्सटॉर्शन वाले, अली हसन कादरी, उमर हसन कादरी और डॉक्टर अब्दुल सत्तार, इनकी इस कॉन्स्पिरेसी में आग लगाने में इनका कोई किरदार नहीं था। दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द जेआईटी हेडेड बाय सुल्तान हाजा डीआईजी। ये बताएं कि महबूब साहब, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे आपने कहा जी हम डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? आप इसको रिव्यू पिटिशन में डालेंगे, आप आला अदलिया की जानिब बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो क्या उस पर प्लान, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आपके प्लान की? गवर्नमेंट का प्लान? देखिए, इसमें ये है कि अब जाहिर है इसके केस के जो आज जजमेंट हुआ है, इसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो रेफरेंस भेज दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इसका जो इसमें जो स्पेशल डीबी बनेगी वो इसमें हम अपना भी केस पेश करेंगे। अगर इसमें जहां तक ताल्लुक है जो अक्विटेड अक्यूज्ड है, अक्विटेड अक्यूज्ड की हद तक मैं देखिए मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, दिस इज नॉट द पर्सनल केस ऑफ एनीवन। ये तो स्टेट की तरफ से है, हमने उनको जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने की उसको मैं कोर्ट में प्रोड्यूस किया। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जहां तक सफिशिएंट एविडेंस मौजूद थी उसकी हद तक, जिसको हम कहते हैं वकुआ जो है मेन अकरेंस, जिसमें फैक्ट्री में आग लगाई गई, वहां पे केमिकल फेंका गया और 264 बंदे बेचारे जो है वो जिंदा जल गए। अब बात यह कि उस अकरेंस की हद तक मैं जो मेन अकरेंस है उसकी हद तक हमारी जो जजमेंट आज अदालत ने अनाउंस की है, ये मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने फुल पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लॉ जो थी ये इनको दी थी। अब जहां तक ताल्लुक है जो एक्विटेड है उनकी हद तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट की वो हमने कोर्ट में पेश कर दी। लेकिन ये है कि दैट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रायल कोर्ट दैट इज नॉट द सफिशिएंट एविडेंस फॉर एनी काइंड ऑफ कन्विक्शन। ये बताइएगा कि इस केस को बहुत सारे जज साहिबान ने सुनने से इनकार किया, बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स और बहुत सारे वकला ने भी इस केस की पैरवी करने से इनकार किया। आपको अपनी कैपेसिटी में कोई धमकियां या इस किस्म के खतरात लाहक हुए इस सारे केस के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स करते हुए? देखिए जी, इस केस के दौरान 4 मरतबा मुझ पर अटैक हुआ, 1 मरतबा मेरे घर पे अटैक हुआ, 3 मरतबा रास्ते में अटैक हुआ। ये बस ये है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की, लेकिन अदरवाइज ये था कि इसमें कोई भी प्रोसिक्यूटर इसको करने के लिए तैयार नहीं था इस केस को। तो मैंने वॉलंटियरली अपनी खिदमत पेश की कि ठीक है जी मैं इस केस को करूंगा। और मेरे सामने चैलेंजेस जो उस वक्त आए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि ये इंतहाई वीक केस है और इसको एस्टेब्लिश करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मदद की। बल्कि मैं तो इसमें और बात करता हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी एमक्यूएम, जिसका झंडा गिराना, अल्ताफ हुसैन की तस्वीर गिराना गुनाह समझा जाता था, लेकिन वो पार्टी देखे वो खत्म हो गई। समझता हूं कि इस पार्टी को खत्म होने में मेन किरदार इस केस का था। इस केस का साथ ये बताइए कि जिस आदमी ने इसको किया उसको सजा मिली। आपने एक्सटॉर्शन के केस की बात की और जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात की। एक्सटॉर्शन के केस के अंदर आपने कहा कि जी इन 4 लोगों को जो एक्विक्ट हो चुके हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कन्विक्ट हो चुके हैं उनको और जिनको बरी किया गया है उनको किसी भी तरह से इस ज़ुमरे में क्या लाया जा सकता था उस एक्सटॉर्शन के केस के हवाले से, जिसका आपने बताया कि 1 साल के बाद एक्सटॉर्शन एग्जिस्ट की, जिसकी इमा पर जो है उसको शामिल किया गया? जी, टेक्निकली इसको जो जेआईटी ने लिखा ना, इसको टेक्निकली जेआईटी ने ये लिखा कि इट वाज द पोस्ट इंसिडेंट एक्सटॉर्शन वेयर द पनिशमेंट गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट
is about the extortion that was demanded in the year 2012. तो ये उस एक्सटॉर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सजा हुई है ये उस एक्सटॉर्शन पे हुई है जो कि 20 करोड़ या 25 करोड़, इन्होंने इनिशियली 25 करोड़ बाद में 20 करोड़ जो भत्ता मांगा था, और उसके बारे में बाइला ब्रदर्स जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको थ्रेट दी गई थी। ये एक्चुअली सजा उसमें हुई है जो वो उस वक्त डिमांड किया था 12 सितंबर को। ठीक है, अब 12 सितंबर को जो डिमांड किया गया था एक्सटॉर्शन और उसके बाद धमकियां दी गई थी, ये उस पे सजा हुई है। ये जो पोस्ट इंसिडेंट एक्सटॉर्शन है ना, ये 5 करोड़ 98 लाख रुपया, ये अरशद बाइला, आप रेडी जो वीडियो लिंक पे मैंने बयान करवाया था उनका दुबई से, उसमें ऑलरेडी ये कह चुके हैं अरशद बाइला कि ये जो 5 करोड़ 98 लाख अमाउंट गिवन टू द अली हसन कादरी पार्टी है ना, दैट वाज नॉट डिमांडेड बाय द अली हसन कादरी बट इट वाज गिवन बाय the Baila brothers to save their lives and to cool down the matters with the MKM. This was the exact wording used by the factory owner. प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शाजिया सोमरा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। डॉक्टर शाजिया, आपकी जाने बात हूँ। सवाल आपसे मेरा वही जो कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा अलमिया हो गया, और उस अलमिया का, उस सानिया का फैसला आज हम 8 साल के बाद देख रहे हैं, जिसमें जिन लोगों पर इल्ज़ाम था, जिनके खिलाफ ये केस था, उनमें से 2 लोगों को सज़ाए मौत होती है 264 मरतबा, और उसमें रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, उनको बरी कर दिया जाता है अदम सबूत की बिना पर। आपकी गवर्नमेंट तब थी फंक्शनल, आप लोगों ने इस सारे केस को कैसे प्लीड किया एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? डॉक्टर शाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि आप के बाद ये डिसीजन आया भी है तो मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो आप जिन लोगों को आपने सजाए मौत दी है, सबसे पहले तो उनके जो फैसिलिटेटर हैं उनको आपको सामने लाना चाहिए था, और जिनके कहने पे ये काम हुआ है, और जैसे कि फैक्ट्री के मालिकान ने ये कबूल किया है कि उनसे भत्ता लेने के लिए बोला गया था, तो वो उनको भी इस सारे चीज में सजा मिलनी चाहिए थी। देखिए, ये मुझे लगता है कि आधा फैसला है, इसको पूरा तभी हो सकता है जब सब लोगों को, क्योंकि किसी एक इंसान की नहीं, पूरे आप ये देखें 260 खानदान पूरे इसमें खत्म हुए हैं, और हमें नहीं पता कि उनके अभी इस वक्त इस डिसीजन के बाद उनके क्या जो है वो एक्सप्रेशंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि अधूरा फैसला, और ये लोग अगर पकड़े भी गए हैं तो किस तरह से, कितनी मुश्किल से, और 8 साल गुजरने के बावजूद अगर आधा फैसला आता है तो मुझे लगता है कि इसको और आगे जाना चाहिए और इस पे और ज्यादा कोई अपील होनी चाहिए, ताकि इस चीज को कंप्लीट होना चाहिए, और जो जो इनके फैसिलिटेटर हैं उनको भी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह के गुनाह ना कर सके। आपने अभी कुछ देर कबल जिक्र किया कि हमें इसको मज़ीद प्लीड करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, इस केस को आगे लेके बढ़ना चाहिए। बड़ा दर्दनाक ये सानिया है, ये वाक़या है। गवर्नमेंट आपकी अब है, गवर्नमेंट आपकी तब थी, इसको प्लीड आपने करना है। आप कह रही हैं कि ये होना चाहिए। मुझे ये बताएं, आप इस हवाले से क्या करने जा रही हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? देखें, अभी ये डिसीजन मेरे ख्याल में अभी तक मिला नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा सबने। अगर इसमें देखा जाए तो जो मेन इसमें कल्प्रिट हैं, मैं समझती हूँ वो हमाद सिद्दीकी जो है वो अभी तक मफरूर हैं, तो उनको सबसे पहले तो उनको लाना चाहिए, क्योंकि जो जहां से प्लान ये शुरू हुआ और जो फैसिलिटेटर थे, मैंने पहले भी यही बात की थी कि उनको सामने लाना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इसके लिए अपील में जाना चाहिए और इस डिसीजन का एक दफा रिव्यू जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी तक ये डिसीजन सामने नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ने के बाद ही आइडिया हो सकता है कि इसके कहाँ कहाँ पे हैं वो रिव्यू होने वाली हैं, और इस डिसीजन में जो मेन लोग हैं, हमाद सिद्दीकी हैं या दूसरा मेरे ख्याल में हसन कादरी साहब हैं, उनको भी इसमें लाना चाहिए और उनके लिए भी सजा होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। आज का होने वाला बल्दिया फैक्ट्री का फैसला, जिसमें 2 लोगों को सजाए मौत दी गई, 4 को बरी कर दिया गया अदम सबूत की बिना पर। 8 साल का अरसा गुजर जाने के बाद
आज ये फ़ैसला मंजर आम पर आया, आज ये फ़ैसला पब्लिक किया गया। मुतासरीन, लवाहिकीन, उनकी फ़ैमिलीज़, ख़ानदान से जिनसे हमारा रब्ता हुआ, हमारे रिपोर्टर्स का रब्ता हुआ, मुख्तलिफ़ इदारों के रिपोर्टर्स का रब्ता हुआ, वो इस फ़ैसले से कुछ गैर मुतमईन दिखे। उनका कहना ये था कि ये अधूरा फ़ैसला है। उनका कहना ये था कि इस फ़ैसले में जितने शरीक ये मुजरिम हैं उतने ही शरीक इस फैक्ट्री के मालिकान हैं जो आज भी बाहर बैठे हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। इसमें शरीक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हमारे लीडरान और सरबराहान तो ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो इसको एक सानेहा करार देकर एक सियासी स्टेटमेंट की नज़र करके आगे चलते बन रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।